हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी में फोर्थ सेमेस्टर में बीएससी जेनेरिक नर्सिंग की फार्माकोलॉजी है, उसमें पहला चैप्टर है ड्रग्स यूज्ड इन डायबिटीज। सो लेट्स गो टू द ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग आउटकम्स। By the completion of the section, the learners will be able to describe the pathogenesis of diabetes mellitus, describe the role of insulin in metabolic process, discuss the different types of anti-diabetic agents with their mode of action, side effects and care, list the principles of therapy for all anti-diabetic agents, state the reasons for combination of insulin and hypoglycemic agents. Okay, before to move on, can anyone let me know that what is diabetes mellitus and how it become? Sir, diabetes increasing your blood sugar in bloodstream. Okay, increase the level of sugar in the bloodstream than normal is called as diabetes mellitus. Why it becomes? Because insulin is Sir, hormone named insulin is produced by secreted by pancreas whenever there is any abnormalities in pancreas. So pancreas is unable to secrete that hormone. That's why the level of glucose is higher than normal means, which causes diabetes. Okay, that's wonderful. Okay, Asif, can you tell me which cells in the pancreas responsible for producing insulin and glucose? Glucagon. Pancreas, sir? Beta cells. Alpha, beta. Alpha and beta cells. Okay, let's start from the beginning. There are two types of diabetes. Yes. Type 1 and the type 2. Type 2 और type 1 के अंदर फर्क क्या है? Sir, genetic. Okay. ये बेसिकली HLA हेपेटोसेलुलर ल्यूकोसिटोसिस के जो है डिजीज के साथ ये जो हमारे जेनेटिक फंक्शंस होता है उसके जो क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर बाइंडिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है? हमारे सबसे पहले हम आते हैं पैंक्रियाज के अंदर। ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर चले गए। पैंक्रियाज के अंदर हमारे पास कौन कौन से सेल होते हैं? अल्फा एंड बीटा। ये पूरे पैंक्रियाज में सारे नहीं होते, इट्स जस्ट इसकी टेल ऑफ इसके अंदर पाए जाते हैं अल्फा और बीटा सेल्स, और यहीं से रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं इनकी डायबिटीज को डेवलप करने की। अब बीटा किस चीज के लिए रिस्पांसिबल हैं? बीटा सेल्स जो हैं ये बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा जो है ये ग्लूकागोन लिवर में जाते हैं, लिवर में जाके ये अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन को जो हमारे पास फैट आता है उसको जो है ना स्ट्रेस करके उसको छोटे ग्लूकागोन के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ओलिगोस्टेरॉइड्स को मोनोसैकेराइड्स में डाल के उनको ग्लूकागोन में चेंज करते हैं ताकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इजीली काम कर सके। ठीक है, अब होता क्या है जब हमारे पास इस टाइप 1 के अंदर डायबिटीज के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसुलिन तो जो है रिसेप्टर होते हैं, बाय बर्थ हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन रीजन क्या होता है कि हमारी जो एंटीजन है इसको हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेशन होती है। ठीक है, उस अमल में क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेशन के अमल में क्या होता है? हमारी जो इम्यून रिस्पांस है वो क्या करता है? बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीजन रिलीज करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिकदार में जो है एंटीजन रिलीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इस बीटा सेल्स को, क्योंकि इसकी जब शेयर स्ट्रक्चर जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स की डिफरेंशिएशन की वजह से इसकी चेंज हो चुका होता है, तो वो इसको हमारे आउटर बॉडी सेल समझते हैं, इसके ऊपर करके इसको अमल करके इसको किल करते हैं। होस्ट सेल को किल करता है। सॉरी, होस्ट सेल को आई एम सॉरी, होस्ट सेल को किल करता है। होस्ट सेल को किल करते हैं। ठीक है, तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस हो ही नहीं होती। अंडरस्टूड? इस वजह से वो टाइप 1 बन जाती है। ठीक है, अब इसके आगे इस हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेशन को खत्म करके अब वही हमारे पास जो है ना
आइलेट सेल्स जो होते हैं, आइलेट सेल्स के अंदर ही बेसिकली पैंक्रियाज के अंदर जो है आइलेट सेल्स होते हैं, आइलेट सेल्स के अंदर बीटा एंड अल्फा होते हैं, ठीक है। यूके और यूएसए के अंदर अभी आइलेट सेल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है। होता क्या है कि आइलेट सेल्स होते हैं ये अभी इन प्रोसेस है, इन जो है ना रिसर्च प्रोसेस चल रही है। आइलेट्स क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्ली पूरे के पूरे वो आइलेट सेल्स होते हैं उसकी उनको चेंज कर देती है पैंक्रियाज के अंदर। एक ये हो रहा है टाइप 1 डायबिटीज के लिए। दूसरा इनके लिए क्या किया जाता है कि इनके लिए पूरी की पूरी पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट किया जा रहा है टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। जो मरीज मर जाते हैं कैडावेरिक, मरे हुए पेशेंट से अगर कुछ लेते हैं सामान लेके, मतलब कोई ऑर्गन लेके हम दूसरे जिंदा बंदे बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं कैडावेरिक ट्रांसप्लांट, कैडावेरिक, ठीक है। कैडावेरिक, ठीक है जी। कैडावेरिक ट्रांसप्लांट, कैडावेरिक लिवर, कैडावेरिक हार्ट यूज किया जाता है। और जो है दूसरा हो तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं, ह्यूमन ऑर्गन कहते हैं। और अब आइलेट सेल्स है, इसकी रिप्लेसमेंट भी थेरेपी की जाती है ताकि ये भी जो है ना हमारे पास बीटा सेल अल्फा सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ शुरू हो सके और एंटीजन को वहां पे हम इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करने के लिए कॉर्टिकोस जो है ना इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, साथ में हम आइलेट्स को देते हैं ताकि वो एंटीजन को कंपेरिजन कर ले और उसकी पिक्चर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके साथ वो कंपेयर होकर बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज हो जाए। ये काफी हद तक अभी स्ट्रक्चर सक्सेसफुली चल रहा है और अभी अंडर प्रोसेस है। लेकिन इसके अलावा कैडावेरिक ट्रांसप्लांट होता है जो कि टाइप 1 के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये थी इसके पीछे सारा बैकग्राउंड कि टाइप 1 में होता क्या है और कैसे इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस इन टाइप 1 को समझना है ये चीज? सर टाइप 1 में अल्फा और बीटा सेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं? नो, सिर्फ बीटा सेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अल्फा सेल्स होते हैं वो परसिस्टेंटली ग्लूकोज होते हैं उसको लिवर से रिलीज कराते रहते हैं, ठीक है। परसिस्टेंटली ग्लूकोज को जो है ना वो ओलिगोसैकेराइड्स को जाके मोनोसैकेराइड में चेंज करके उनको परसिस्टेंटली वेसल के अंदर बार-बार भेजते जाते हैं, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है कि ये जब इतनी ज्यादा बढ़ती है तो हमारे पास कुछ साइन सिम्टम्स डेवलप होते हैं। चलिए पहले इसी को डिस्कस और कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, जब डायबिटीज 1 में होता क्या है कि ये इंट्रासेलुलर बहुत ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो गया। अब इसके साइन सिम्टम्स 4 सिम्टम्स आपको कंफर्म मिलते हैं, ठीक है। पॉलीफेजिया, ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, और एक और है वो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। अच्छा, पॉलीफेजिया के अंदर क्या होता है कि आप देखें जब ग्लूकोज इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो इसको हमारी बॉडी से ग्लूकोज के ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा यूज होगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगी, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को ज्यादा, उसी वजह से हमारा जो है किडनीज जो है उसको उतनी ही स्पीड से ग्लूकोज को उसकी जो है ना किडनीज जो है ना निकालेगी, ठीक है। यहाँ पे किडनी, अब इसको जब पॉलीफेजिया होता है उसमें आपके पास ये जब हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा ग्लूकोज है तो उसको ग्लूकोज को ये ट्रांसफर किस चीज में करेंगे, हमारे इसको सारा ये ग्लूकोज जाएगा लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर से वो उसको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट के अंदर चेंज करके उसको हमारी फैट डिपॉजिट के अंदर ला के हमारे जो वो है सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं उसके अंदर फैट को डिपोजिशन बनाती जाएगी, ठीक है। एक तो ये होगा, ठीक है। ये उसके दौरान जब इतना ज्यादा होगा तो हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। उस हाइपर एक्टिविटी के नतीजे में आपको पॉलीफेजिया मिलेगा। पॉलीफेजिया क्या है? पॉली मींस अ लॉट, फेजिया मींस भूख लगना, ठीक है, हंग्री। पॉलीफेजिया होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको और ज्यादा भूख लगेगी और आप और खाना खाओगे, ठीक है। एक दूसरी चीज पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया में क्या होगा, अब किडनीज जो है हाँ ग्लूकोसूरिया भी होगा, यस ग्लूकोसूरिया। अब ग्लूकोसूरिया, अब ये क्या है, अब जब आपके पास जो है आप पेशेंट का जो है ना यहाँ इतना ज्यादा ग्लूकोज है तो हमारा जो
जब फिल्टर होके जो ब्लड यहाँ से निकल के इस तरफ जा रहा है, तो सिमिलरली हमारा जो वाटर है उसमें से जितना भी कंपोनेंट्स है वो निकल के जा रहा है। किडनीज क्या करती हैं कि जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है उसको यूरिन में डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को कह दिया सूरिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोसूरिया। ये कॉमन आपका सिम्टम मिलता है डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। यूरिन में शुगर जो ना कंपोनेंट बहुत ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है। अब क्या है ग्लूकोसूरिया। उसके बाद पोलीयूरिया। देखें आप जब इतना ही ज्यादा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो आम मॉलिक्यूल्स बाकी जितने भी हैं ग्लाइको और सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स हैं, उनमें काफी ज्यादा बड़ा है, ऐसे ही है। तो उसके नतीजे में जब इतना ज्यादा ग्लूकोज को निकालना है तो उसके लिए हमें साथ में भी पानी भी निकालना पड़ेगा। उसके चक्कर में क्या होता है कि पोलीयूरिया, पोली अलर्ट सिमिलरली एंड यूरिया मींस यूरिन, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यूरिन रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद पोलीडिप्सिया। अब पोलीडिप्सिया में क्या होगा, जब आपके पास इतना यूरिन निकल जाएगा तो आपके पास यहाँ पे डिहाइड्रेशन कॉज होगी। डिहाइड्रेशन जब कॉज होगी तो डिहाइड्रेशन जाएगा जाके हमारे ब्रेन सेंटर के अंदर कहेगा कि आई एम थर्स्टी, वो डायरेक्ट जाएगा और वहां पे पोलीडिप्सिया कॉज करेगा। पोली अलॉट एंड डिप्सिया मीन थर्स्ट, ठीक है। ये चार सिम्टम्स आपको डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमनली मिलते हैं। ये थी इसकी पैथोलॉजी, ठीक है। सिमिलरली टाइप 1 की भी पैथोलॉजी इसी तरह की है, जब ग्लूकोज ने इंसुलिन ने बनना बंद कर दिया, ठीक है। तो बाकी ये एक इस तरह की पैथोलॉजी। अब इसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान में सिर्फ हम लोग इसको ये दे रहे होते हैं इंसुलिन, क्योंकि इसके अलावा वी डोंट हैव एनीथिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, because we are always following the UK and the guidelines and USA guidelines, so there is no any such things we are using it. So इसलिए हमारे पास इंसुलिन परमानेंटली वो लाइफ लॉन्ग के लिए इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। वो हमेशा इंसुलिन पे रहते हैं, ठीक है। और दैट्स इट। अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, इसकी समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी सिमिलरली आपके पास वही पैंक्रियाज है, ठीक है। वही पैंक्रियाज है, वही आपके टेल के अंदर अल्फा आइलेट सेल्स पड़े हैं, आइलेट सेल्स के अंदर बीटा अल्फा पड़े हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमारी जो एडिपोज टिश्यूज हैं, एडिपोज टिश्यूज पड़े होते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब एक सेल के अंदर इनकी हमारी जो एक सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है किस तरीके से, आपको आइडिया है? सेल के अंदर ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होती है? वो तो सारी हर चीज की सेल मेम्ब्रेन से होती है। कौन सा गेट है जिसके थ्रू होती है? हैं? सर ग्लूकागॉन ही तो बेटा अंदर जा रहा है, ग्लूकागॉन ही तो उसको लेके जाता है, लेकिन उसके लिए ग्लूकागॉन गेट होता है, ठीक है। ग्लूकागॉन गेट इसमें यूज होता है जो कि आपको बेसिकली ये डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, प्लस आपके पास जो है ना ग्लूकागॉन गेट, ठीक है, गेट प्रोसेस, ठीक है, ये यूज होता है, ठीक है जी। और ये दोनों के दोनों जो रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन के ऊपर, क्योंकि ग्लूकागॉन गेट को ओपन करने के लिए हमें इंसुलिन रिसेप्टर चाहिए होता है, इंसुलिन एंजाइम चाहिए, रिसेप्टर चाहिए होता है। वो कहां से आ रहा था? बीटा एंजाइम से। लेकिन जो अंदर हमारे पास सेल के अंदर जो ग्लूकागॉन पड़े हुए हैं, गेट जो है वो पड़ा हुआ है, वो नॉर्मली क्या करता है, जो ही आपके पास इंसुलिन इसके करीब आती है तो ये उसके सेल मेम्ब्रेन पे जाता है, गेट ओपन करता है, जो है ना वो साथ में ग्लूकोज को अंदर ले जाता है, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या है बेसिकली? व्हाट इज द बेसिक इंसुलिन वर्क? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन कन्वर्ट करती है, थ्रू ग्लूकोज को ग्लूकोज में ये ग्लाइकोजन। बेटा इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है आपकी ग्लूकोज को फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल बाय डिपॉजिटिंग इनटू द नैनो
मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकागोन, ठीक है। जब तक आपका ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज पड़ी हुई है तो इसको यहाँ से लाके ट्रांसपोर्ट करना सेल तक, ताकि सेल की मेटाबॉलिज्म हो सके, सेल को एनर्जी मिल सके, उसके लिए आपको इंसुलिन की जरूरत होती है। बिना इसके सेल जो है यहाँ से चल के ग्लूकोज इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए होती है, इंसुलिन रिसेप्टर चाहिए होता है, ठीक है। अब इंसुलिन रिसेप्टर क्या करता है, वो जब इसके करीब आता है तो अंदर वाला जो ग्लूकागोन का रिसेप्टर गेट है वो इसको ओपन करता है। अब जब वो ओपन होगा तो तब आपका ग्लूकागोन जो है, ग्लूकोज जो है ग्लूकागोन की शेप में अंदर जाएगा। अंडरस्टूड। अब क्या होता है कि जब एडिपोज टिश्यूज जो हैं ये सारे क्या करते हैं कि ये इतने रिजिड हो जाते हैं बाय द टाइम, क्योंकि जो है ना बाय द टाइम ओबेसिटी, ठीक है, हाइपरटेंशन प्लस और जो है ना स्ट्रेस इंड्यूस्ड, उस वजह से क्या होता है कि ये एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ना ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इनके जो है ना आउटर सेल्स होते हैं, आउटर शेल जो है ये रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ना इसको रिसेप्टर को इंसुलिन का जो अगर करीब आता है तो उसको सेंस नहीं करता और ग्लूकागोन उसके करीब जाकर गेट ओपन नहीं करता। इसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा जो है ना ग्लूकागोन और इंसुलिन यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं, जरूरत है, ठीक है। अब इन पहले जो है ना एक एडिपोज टिश्यू को एक इंसुलिन रिसेप्टर आता था, ग्लूकागोन खोलता था, 4-5 मॉलिक्यूल अंदर चले जाते थे ग्लूकागोन के। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास बहुत ज्यादा ग्लूकागोन जो है ना इंसुलिन के रिसेप्टर, क्योंकि रिजिड हो चुका है, उसकी सेंसिटिविटी इतनी नहीं है, तो एक इंसुलिन से काम नहीं चल रहा, ठीक है। अब उसके ऊपर बीटा सेल के पास क्या, बीटा सेल के पास मैसेज गया कि भाई हमारे पास जो है जितने भी हैं वो ये इनफ नहीं है। अब आप क्या होता है, अगर कोई हम जो जिम करते हैं तो जब मसल्स बनाते हैं तो क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ना, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर बहुत ज्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया किसे कहते हैं, हाइपरप्लेजिया साइज इंक्रीज को क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये प्लेजिया नंबर है और ये ट्रॉफी है। अब क्या होता है कि बीटा सेल्स क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि अब क्या है एक इंसुलिन से काम नहीं चल रहा है, उसने एक बीटा वहां पे हमें 4-5 इंसुलिन रिसेप्टर्स भेजने पड़े तब जाके गेट ओपन हुआ, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वाईफाई जो है, अगर वाईफाई के बिल्कुल करीब बैठे हो तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, अगर दूर होंगे तो उसकी स्पीड कम होगी, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से और अगर हम इथरनेट केबल लगा देंगे तो क्या होगा, और फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमने क्या किया, पहले तो हम एक रिसेप्टर भेज रहे थे, उससे गुजारा नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया, 3-4 रिसेप्टर्स इकट्ठे भेजे ताकि जाके वो और एक्टिविटी के साथ भेजे, तो कि उसने जाके ग्लूकागोन के लिए ओपन किया गेट। इसको कहते हैं नॉर्मलाइसिस नॉर्मल ग्लाइसीमिया, ठीक है। नॉर्मल ग्लाइसीमिया के नाम से याद किया जाता है। ये एक्यूट फेज ऑफ डायबिटीज होती है, ठीक है। इस फेज पे हम पेशेंट को जो है ना, ये पेशेंट जो होती है ना, इसमें ओबेसिटी, ठीक है, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीजेस, ठीक है, ये और उसके बाद स्ट्रेस, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस नॉर्मोग्लाइसीमिया जो है ना कॉज करते हैं, ठीक है, नॉर्मोग्लाइसीमिया फेज कॉज करते हैं। इस फेज के बाद अब जब इतने ज्यादा काम कर रहे हैं, इतनी इंसुलिन चाहिए, तो आपके पास जो बीटा सेल्स हैं वो भी, उनका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको भी काम ज्यादा करना पड़ रहा है। अब जब वो बीटा सेल्स जो हैं वो इतने ज्यादा बड़े हो के काम करना शुरू हो गए हैं, तो उनके और एक्टिव होने की वजह से और बड़े हो जाएंगे। हाइपरप्लेजिया हुआ पहले, ठीक है, और साथ में फिर आपने हाइपरप्लेजिया के साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी हो गई, ताकि हम जितनी ग्लूकोज बाहर से आ रही है हम उसकी प्रोडक्शन को कवर कर सकें, ठीक है। अब जब इतनी ज्यादा हो गई तो साथ में ग्लूकोज, अब खाली बीटा सेल्स जो हैं आइलेट सेल्स से रिस्पॉन्स करते हैं, तो खाली बीटा सेल्स ही हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, साथ में उसके ग्लूकागोन भी होगा, और सॉरी एलानाइन भी होगा। एलानाइन क्या है, इसका बेस प्रोडक्ट होता है,
ठीक है, हमारे बीटा सेल्स का। एलानिन क्या है? एलानिन जो है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका ये भी साथ में फिर एक्सटेंसिव मिकदार में रिलीज होना शुरू हो जाता है हमारे पैंक्रियाज के अंदर, ठीक है। एलानिन जब निकलता है तो उसने क्या किया, अब एलानिन के क्या करना होता है, एलानिन सीधा सीधा हमारे पास एसिडोसिस डेवलप कर रहा है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है तो एसिडोसिस कॉज करेगा, ठीक है। अब एसिडोसिस जब कॉज कर रहा है तो इसके फैक्टर की वजह से हमारे पास अगर ये और बहुत ज्यादा करेगा तो डीकेए डेवलप हो सकता है, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, ठीक है। अब जब एलानिन निकल रहा है, अब ये होता है कि एक वक्त आता है, आप जिम कर रहे हैं, एक वक्त आता है कि मसल जो है, सेल्स जो हैं थक जाते हैं, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक होकर छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हो जाते हैं। अब जब वो श्रिंक हो गए, बाज़ दफा क्या होता है कि वो ज़ाया भी हो जाते हैं। अब वो जब डेड भी हो गए, श्रिंक भी हो गए, तो हमारे पास क्या हुआ कि इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो गई, सडन डैम हो गई। उस वक्त हमारे पास टाइप 2 पेशेंट्स आते हैं विद वो सेम 4 सिम्टम्स, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ग्लूकोसूरिया और पॉलीयूरिया, ठीक है। अब जब वो 4 सिम्टम्स डेवलप हुए, अब इस एसिडोसिस की वजह से हमारे पास मोस्ट कॉमनली डीके डेवलप हो रहा है। ये एक डिफरेंट पिक्चर है जिसको हम अभी डिस्कस नहीं करते, इट्स वास्ट प्रोडक्ट है, एक पूरी है, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी साइन सिम्टम्स, इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत डिफरेंट है, इसको छोड़ देते हैं, फिलहाल टाइप 2 पे रहते हैं। अब इसकी वजह से जब ये बहुत ज्यादा कम हो गए, शॉर्ट हो गए, तो हमारे पास इंसुलिन जो है हमें चाहिए, बाहर से हमें इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम है, जो इसके लिए हमें इंसुलिन चाहिए, और जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू है वो रिजिड है, इसके लिए फिर हम मेडिसिन देते हैं। पैथो समझ आ गई, टाइप 1 की भी समझ आ गई, टाइप 2 की भी समझ आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ये से एग्जांपल में कंफ्यूजन है, ये एग्जांपल है किस पे? सर, ये आपके टाइप 2 डायबिटीज का था, हाँ सर इसमें हाइपरप्लेसिया होता है सर जी, हाइपरप्लेजिया इसी में होता है। हाइपरप्लेजिया आप जो है ना पढ़े जाके, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों इसी में होते हैं। सर हाइपरट्रॉफी होता है और फिर जब कम होता है तो एट्रोफी होता है, हाइपरप्लेसिया भी होता है। हाइपरप्लेजिया क्योंकि देखिए आपको एक काम करने के लिए आप पेशेंट, आपके पास एक बिल्डिंग बनानी है, आप नॉर्मली 50 लोग हैं, आप एक बिल्डिंग जो है 50 लोग जो है वो 1 महीने में बनाते हैं, लेकिन वही आपके पास काम आ गया है कि भाई आपने 10 दिन में यही बिल्डिंग बनानी है, तो आपको 100 लोग लगेंगे, ऐसे ही है ना। तो हाइपरप्लेजिया हो सकता है, होगा, ठीक है। 2 फेज है, या तो हाइपरप्लेजिया होगा या हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरट्रॉफी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है। इसको पढ़िएगा, जाएं जाके ऑस्मोसिस पे पढ़ लें या उस पे जाके देख लें, जहां भी है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों चीजें होती हैं। सर जो कैंसर वाले ड्रग हम पढ़ रहे थे उसमें सर ने बताया था कि जो मसल होते हैं जब जिम करते हैं तो उसमें सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया नहीं। मसल, जब आपके जो ये मसल्स हैं, जो आइलेट सेल्स हैं, इनमें मैंने अभी रिसेंटली पढ़ के आया हूँ, रात को बैठ के पढ़ रहा था मुझे कि हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। इसको आप जाके रिव्यू कर लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइपरट्रॉफी हुई, हाइपरप्लेजिया हुआ, उन्होंने सारी डायबिटिक पेशेंट जो ना वो श्रिंक हो गए, श्रिंक होने के बाद हमारे पास ग्लूकोज की बहुत ज्यादा एक्सेस मिकदार होगी ब्लड के अंदर, अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे मेडिसिन की तरफ चलें। सर मेजर कॉजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, बेटा ये है सबसे पहला है ओबेसिटी, ठीक है, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, स्ट्रेस, ये मेजर कॉजेज है। सर सिंपली हम कह सकते हैं कि टाइप 1 जो है टाइप 2 कॉज कर सकता है। टाइप 1 जो है वो टाइप 2 कॉज कर सकता है। यस सर, यस हर टाइप 2 वाले टाइप 1 टाइप 2 अलग है बेटा, टाइप 1 अलग है। नहीं सर, ये जो टाइप 1 खाते हैं इससे पहले टाइप 2 थे हैं, क्या होता है? टाइप 1 ऐसे नहीं आते हैं, एक मेरा टाइप 1 है तो अगर हम उसकी ओरिजिन है तो टाइप 2 नहीं बेटा, टाइप 1 जो है वो डिफरेंट होता है, टाइप 2 डिफरेंट है। टाइप 1 के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से आपके बीटा सेल्स जो हैं ऑटोमेटिकली एंटीजन जो है उनको होस्ट सेल को मार रहे हैं, आपके पास बीटा सेल्स हैं ही नहीं, ठीक है, यू डोंट हैव बीटा सेल्स।
But in the other hand, in type 2 diabetes, you have beta cells, but they are shrunken due to adipose hyperactivity, rigid और जो है osmolarity of adipose tissues. अब समझ में आया? Type 2 is far different from type 1 diabetes. Never ever type 1 can cause type 2. Never ever. Okay? Let's okay, now the insulin. Insulin basically the first of line of choice जो है हमारी डायबिटीज के अंदर टाइप 1 पेशेंट्स के अंदर है ही इंसुलिन. ठीक है, हम लोग इंसुलिन ही देते हैं. फंक्शन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंडोजेनेसिस हार्मोन है. ठीक है, इफेक्ट आर द सेम एज नॉर्मल एंडोजेनेसिस. इंसुलिन है रिस्टोर द डायबिटिक पेशेंट एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, स्टोर ग्लूकोज इन द लिवर, कन्वर्ट द ग्लाइकोजन टू द फैट स्टोर्स. ठीक है, ये काम करता है इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन बेसिकली इसीलिए हम लोग देते हैं. फिर उस हिसाब से हम फिर पेशेंट की जो डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स को देखते हैं कि वो कितना डेली बेसिस पे काम कर रहा है. उस हिसाब से फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं. डबल डोज के साथ में भी हम लोग पेशेंट्स की जो है ना दो तरह की चीज में देखते हैं. एक होता है BS ब्लड BSF होता है और एक BSR होता है. ठीक है, अब ये BSF और BSR को हम प्री प्राइमरी भी कहते हैं और पोस्ट प्राइमरी भी कहते हैं. ठीक है, प्री एंड पोस्ट प्राइमरी से मुराद ये कि खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले, ये दो फेजेस भी हम करते हैं. जब मरीज खाना खाता है हम उसको कहते हैं खाना खाने से पहले उसकी शुगर चेक की जाए. ठीक है, और उसके बाद फिर हम कहते हैं जब खाना खा चुका तो 2 घंटे के बाद भी उसकी जो है शुगर चेक की जाए. लेट्स सपोज यहाँ पे 360 थी और इस वक्त 480 पे पहुंच चुकी है, तो वो हम फिर उसको उस हिसाब से पोस्ट प्राइमरी जो है ना सेंसिटिविटी के मुताबिक फिर मेडिसिन उसको तजवीज़ करते हैं. अंडरस्टूड? अच्छा, अब नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक एजेंट्स. कौन से हमारे पास यूज फॉर टाइप 2 डायबिटीज ओनली. टाइप 1 में सिर्फ इंसुलिन है. टाइप 2 में हमारे पास फिर जो है ना यूज होते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट्स. ट्रीटमेंट टू टाइप 2 डायबिटीज इंक्लूड्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. द बेसिक थिंग, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती तो यू कैन नॉट एवर अचीव द गुड रिजल्ट फ्रॉम द डायबिटिक एजेंट्स. नेवर एवर. ठीक है, आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी. डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, कैसेशन, वेट लॉस. ठीक है, oral anti-diabetic agents may not be effective unless the patient also make behavior or lifestyle changes. I already told you कि oral कभी भी काम नहीं करता unless आपको उसके ऊपर साथ में lifestyle modification करने पड़े. Classes, हमारे पास 4 classes हैं diabetic agents की. बेसिक 4 classes हैं. ठीक है, एक है सल्फोनाइलुरेज. ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्रोमामाइड आता है, जो है टोनालिजामाइड आता है. ठीक है, उसके बाद हमारा ग्लिम्प्राइड आता है. ठीक है, ग्लिपाजाइड आता है और ग्लाइकोबिराइड आता है. ये सारे के सारे सल्फोनाइलुरेज में आते हैं. ठीक है, सल्फोनाइलुरेज में आगे आता है ग्लूकेनाइड्स आते हैं. इनके अंदर मेटफॉर्मिन आता है. मेटफॉर्मिन आप लोग वैसे भी पेशेंट्स को देते हैं फॉर द वेट लॉस. ठीक है, ऐसे ही है ना. ये बेसिकली अगर मैं इसके बताता हूँ कि आगे इनका काम क्या है. नेक्स्ट चलते हैं. 2 क्लासेस ये हैं और 2 ये हैं. ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स देते हैं हम लोग. कार्बोज के नाम से आता है, मेग्नेटाइल के नाम से, ग्लाइसिड के नाम से आता है और थायाजोलिडाइन डायनीज के नाम से आता है. ये भी एक क्लास है इसकी. इसमें हम जो है ना सीटाग्लिप्टन दे रहे होते हैं. ठीक है, और ये जो है ना इसको आल्डो जो है ना ये बेसिकली ग्लाइटानोजोन्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके 4 इसकी क्लासेस हैं. ठीक है, ये नॉर्मल इसकी मेडिसिन्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं. इसके अंदर हमारे पास मिलती हैं. मेटफॉर्मिन आ गई
और उसके बाद ग्लिम्प्राइड एमरेन बहुत कॉमनली पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, ठीक है, ग्लूकोफेज इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद है ये प्रोसीज बहुत ज़्यादा, प्रीकोज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद एक्टोज के नाम से भी अवेंडिया मैंने खुद पेशेंट्स को जो है प्रिस्क्राइब, अम्मी को भी प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। ये सारी की सारी मेडिसिन इसी तरीके से दी जाती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सल्फोनाइलेज जो है उसका काम क्या है, ये क्या करता है? ये इंसुलिन स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन सेक्रीशंस को बीटा सेल्स में जाके उनको कहता है कि और इंसुलिन प्रोड्यूस करो। जब वो श्रिंकन हो चुके हैं तो उनको जाके स्टिमुलेट करता है, उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके वहां पे स्टिमुलेटर के तौर पर काम करता है और उनको कहता है कि और स्टिमुलेट करो इंसुलिन, ठीक है। बीटा सेल्स फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट, होना चाहिए, तब हमें ये देना है। सल्फोनाइलेज तब दे सकते हैं, इसलिए टाइप 1 में ये नहीं दे सकते मेडिसिन, ठीक है। इंप्रूव सेंसिटिविटी टू इंसुलिन टिश्यू, ये क्या करते हैं कि ये एडिपोज टिश्यूज को भी जाके उनकी जो हाइपर सेंसिटिविटी और रिजिड सेंसिटिविटी हो चुकी थी इंसुलिन के साथ, ये उसकी जो टिश्यूज को जाके उनको रीएक्टिवेट करता है, रीअपटेक करता है और उनकी जो रिजिड सेंसिटिविटी होती है उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, उनकी सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब हमारे पास इंटरनेट की स्पीड कम आ रही होती है तो हम बूस्टर्स यूज करते हैं, रूटर्स यूज करते हैं। वो रूटर्स क्या करते हैं कि जो इंटरनेट कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये बेसिकली समझ लें कि ये एक रूटर और बूस्टर का काम करता है इंसुलिन के लिए, ताकि वो आसानी से इन्वेड कर सके ग्लूकोज को अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सर जी, ये मेडिसिन हम देने से पहले बीटा सेल की फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, फंक्शन नहीं है इसके लिए बेटा जी हम जो है ना उसकी आप ऑलरेडी बताया, पोस्ट प्रेंडियल और प्री प्रेंडियल। ओके, पोस्ट प्रेंडियल जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास एक फिगर आता है, ठीक है। वो फिगर हमें डिटरमिन करता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ऐसी सिरका या खट्टी चीज को देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आता है, इट इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पेशेंट को जब खाना सामने रखते हैं तो उसकी प्री प्रेंडियल जब मेडिसिन चेक करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आता है उसको पोस्ट प्रेंडियल के साथ जाके हम जब रिलेट करते हैं और उसकी बीएसएफ के साथ रिलेट करते हैं कि ब्लड फास्टिंग शुगर जो मॉर्निंग में फास्टिंग में थी वो अगर लेट्स सपोज 300 160 थी और अभी जब वो प्री प्रेंडियल थी, प्री प्रेंडियल खाना उसके सामने रखा गया और उसको कहा गया आप खाना खाएं लेकिन पहले शुगर चेक करें, उस वक्त वो एकदम से 380 पे चली गई। व्हाई? रिस्पॉन्स आया है। जब वो रिस्पॉन्स आया इसका मतलब कि हमारे बीटा सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं। हमारे बीटा सेल्स, क्योंकि ये क्यों तभी एक्टिवेट होगा जब हमारे आइलेट सेल्स एक्टिवेट हुए, आइलेट्स ने ग्लूकागोन को भी एक्टिवेट किया है, बीटा सेल्स को भी एक्टिवेट किया है, ठीक है। जब ये इस तरह की प्री प्रेंडियल डायबिटीज इस तरह की आएगी तो फिर हम उसके ऊपर मेडिसिन देंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? आसिफ कोई क्वेश्चन है बेटे? समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा? सर टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस आपका समझ नहीं है सर। टाइप 1 में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है? यस सर। टाइप 1 में बच्चे आपको ऑलरेडी बताया है, टाइप 1 में आपको क्या बताया मैंने? जेनेटिक है। इसमें आपके पास आइलेट सेल्स के अंदर बीटा सेल्स जो होंगे, बीटा सेल्स आपके वो हाइपर एक्टिविटी की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी के चक्कर में एंटीजन उनको होस्ट सेल्स को किल कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपके पास बीटा सेल्स है ही नहीं, देयर इज नो बीटा सेल, सो देयर इज नो इंसुलिन। ऐसे ही है, खत्म बात। टाइप 1 समझ में आ गया। टाइप 2 में आपके पास क्या है? आपके पास बीटा सेल्स हैं, ठीक है, बीटा सेल्स तो हैं आपके पास, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? वो श्रिंक हो चुके हैं। नॉर्मल अब आप जो जितना आप डेली बेसिस पे किताब लेके एक दिन में आप 4 घंटे पढ़ते हैं, आपके वो वक्त आया बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर पढ़ रहे थे, लेकिन सडनली आपका
ब्रेन जो है वो पैरालाइज हो गया, ठीक है। अब वो श्रिंक हो गया बहुत ज्यादा, नॉर्मली वो इस साइज का था, अब वो इस साइज का रह गया। तो अब इंसुलिन तो बनती है, पहले इसमें से 50 इंसुलिन हार्मोन्स बन रहे थे, लेकिन अब इसमें से सिर्फ 5 बन रहे हैं। बॉडी को नीड उतनी चाहिए लेकिन 5 बन रहे हैं। अब जब ये बन रहे हैं तो इस वक्त भी इंसुलिन कम है, लेकिन है सही, बट हियर वी हैव नथिंग। अब समझ में आ गया? आसिफ, यू आर कंफ्यूज? अगर कोई कंफ्यूजन है बच्चे पूछ लो। कंफर्म हो गया? ओके, सिंपल है, आसान है, ओके हो गया। चलो आगे चलें। आप क्वेश्चन करोगे तो बेटा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ऐसे तो कंफ्यूज होकर अगर क्लास में बैठने तो फायदा नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास थायाजोलिडाइनीज जो है उसका काम क्या है? वो क्या करता है? डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये भी जाके उन्हीं एडिपोज टिश्यूज के ऊपर काम करता है, उनके ऊपर क्या करता है? उनकी रेजिस्टेंस जो हमारे पास जो है सल्फोनाइल यूरेज के साथ एक्टिव नहीं हो सके, ये उन एडिपोज टिश्यूज को जो है रीअपटेक करने के लिए ये उनकी रेजिस्टेंस को कम करता है, ठीक है। ये वाला जो है इस क्लास के ड्रग्स जो होते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स जो है बेसिकली इसको कहा जाता है इंक्रीज द ग्लूकोज रीअपटेक एंड यूज इन स्केलेटल मसल्स। ये क्या करते हैं कि ये ग्लूकोज को जो है बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टोर होने में पावर देते हैं और स्टोर होने में हेल्प करते हैं। ये थायराइड, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको अगर हम जो दूसरी मेडिसिन सल्फोनाइलेज दे रहे हैं, मैग्नेटाइड्स दे रहे हैं, तो वो पेशेंट जो होते हैं थिन लीन और पतले हो जाते हैं। आपने देखा होगा ग्लूकोफेज जो पेशेंट ले रहे होते हैं वो क्या होता है? वो थिन लीन पतले हो जाते हैं, ऐसा है ना। तो उनको अब ट्रेनिंग ये क्यों कर रहे हैं इसके आगे हम पढ़ते हैं क्लास। अब जब ये ग्लूकोज जो है ग्लूकोफेज ने उनको पतला कर दिया, कमजोर कर दिया, क्योंकि सारा ग्लूकोज वो उठा के क्या कर रहा था? सीधा बॉडी सेल्स के अंदर डाल रहा था, वहां से वो सर्कुलेशन में जाते थे, सर्कुलेशन में जाके वो सारा किडनी से बाहर निकल जाता था। लेकिन अब वो मसल के अंदर कुछ भी पावर नहीं रही, मसल कमजोर होना शुरू हुए। साथ में क्या करता है ग्लूकोफेज? क्या कर रही है? ये वाली पहले आए उसको पढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है? डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की लिवर के अंदर प्रोडक्शन को ही कम कर देगा, ठीक है। इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यूज, डू नॉट इंक्रीज द इंसुलिन सेक्रेशंस फ्रॉम द पैंक्रियास, डज नॉट कॉज द हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये कॉज हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करते, लेकिन ये क्या करेगा कि ये जो लिवर के अंदर ग्लूकोज हमने खाया था ये डायरेक्ट उसको वेस्ट मटेरियल उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये वहां से सेल को जब इंट्रासर्कुलेशन है ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज को आने नहीं देते। उसका क्या नुकसान होता है? आपको बेसिक कंपोनेंट क्या है आपकी पावर का? ग्लूकोज है ना। तो जब ग्लूकोज नहीं होगा तो वेस्ट आपके क्या होगा? बॉडी वेस्ट होगा, सारे सारा मसल आपका यूज हो रहा है, फैट यूज होगा और आस्ता आस्ता आप थीन हो जाएंगे। ये कॉज होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम साथ में दूसरी मेडिसिन भी देते हैं, ताकि इसका नुकसान अगर ये ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है कि हम बहुत ज्यादा ग्लूकोज ना लें, तो दूसरी तरफ हमें ये भी हो कि हमारा जो अंदर बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज है वो जाया ना होता रहे, ठीक है। अब आते हैं पीछे वापस। अब ठीक है, थायराइड के अंदर जो है उसने क्या किया? ग्लूकोज के स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज उठाया उसको जो इंट्रासर्कुलर सर्कुलेशन मौजूद है उसको मसल्स के अंदर स्टोर होने के लिए काम करता है ये वाली क्लास, ठीक है। और इनहिबिट द ग्लूकोज एंड ट्राइग्लिसराइड्स प्रोडक्शन इन द लिवर, ठीक है। ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड्स की ये इनहिबिट करता है उसको। ये उसकी जो ट्राइग्लिसराइड्स की प्रोडक्शन है, जो फैट पेशेंट्स होते हैं जिनका लिवर प्रोफाइल नॉर्मल होती है, उनको भी वो जब एक्यूट फेज में जाते हैं डायबिटीज के, तो उनको कहा जाता है कि उनके ऊपर फिर ये वाली क्लास अप्लाई की जाती है, उनको ये दी जाती है, ताकि वो जो ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं उनको हम लोग रोकें और उनको जाके मसल के अंदर स्टोर होने के लिए काम करते हैं। अंडरस्टूड? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया है? जी Yes, sir.
हाँ जी हो गया। मैं देखिए पैथोलॉजी पता होगी ना तो आपको ड्रग्स का पढ़ना यूं पढ़ना होगा, यूं सेकंड्स में आप पढ़ेंगे। पैथोलॉजी पता नहीं है ना तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते। मैं हमारी क्लासेस होती थी, हमारा 45 मिनट का पैथोलॉजी चलती थी, 15 मिनट में हम लोग बाकी के ड्रग्स पढ़ के हो गए, क्योंकि हमें पता चला था इसने यहाँ जाके वो यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छा वो यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छा इसने वहाँ जाके बीटा सेल्स पे काम करना है, दैट्स इट, खत्म बात। फिर हमें पता चलता था कि हमने कौन सा ड्रग इस पेशेंट को देना है, उसके सिम्टम्स को देख के पता चल जाता था। पोस्ट प्रेग्नेंट प्री-प्रेग्नेंट मेडिसिन की ड्रग्स ये है, उसके बाद पता चल गया। ठीक है, इट इज दैट सिंपल कि आप लोग इसको बड़े आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैथोलॉजी बेसिक पता होगी, बेसिक पैथोलॉजी पता होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ड्रग्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन थिंग है पैथोलॉजी। अब ये तो हो गया, अब आ गया अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? रिवर्सिबिलिटी इनहिबिट द एंजाइम अल्फा ग्लूकोसाइड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये स्मॉल जो ग्लूकोज हमने उठाया था, लीवर में आया था, ये उसको रिवर्सली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनहिबिट करवा देता है ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स से बाहर निकल जाए। इसका भी सेम इसी तरह का काम है। ठीक है, अब क्या करें? डिलेड एब्जॉर्प्शन। सेकंड इसका काम क्या होता है? ये एंजाइम ने क्या किया, इसने पकड़ के सारे का सारा जो शुगर थी, ग्लूकोज था, वो लिवर में आया था, इसने जो लिवर में आया था या सर्कुलेशन में आया था उठा के वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में रख दिया। ठीक है, और दूसरी चीज, जब ये हम टैबलेट खाते हैं इसके लिए स्पेसिफिकली कहा जाता है कि ये जो अल्फा ग्लूकोसाइड्स जो हैं, ये इनहिबिटर्स जितने भी हैं, जब ये ले, ये हमेशा खाना खाने के फौरन बाद मेडिसिन ली जाती है। इसका काम क्या होता है? ये क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जब आपके गट में जाएंगे ये आपकी एब्जॉर्प्शन को डिले कर देती है। ये कौन सी फेज के अंदर हमारे पास जो है गट से जो है फैट जो होता है या फैटी एसिड्स जो है या वो स्टोर होते हैं, गट से एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से फेज में, कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन कंपोनेंट, मतलब मॉलिक्यूल कौन सा होता है? सिंगल मॉलिक्यूल होता है, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स में ही जाते हैं ना। तो मोनोसेक्राइड्स ये क्या करता है कि ये ओलिगोसेक्राइड्स तक उसको तोड़ता है, फूड को ओलिगोसेक्राइड्स तक तोड़ के उसको मोनोसेक्राइड्स तक तोड़ने के लिए जब वो आता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन डिले कर देता है, उसको ब्रेक डाउन ही नहीं करने देता, ये डिले एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास फैट और जो है गट के अंदर आपको भूख कम लगती है। इससे हम लोग पॉलीडिस्पेजिया से भी जो है ना पॉलीडिस्पेजिया से भी बचाते हैं पेशेंट को, उसको जो भूख बहुत ज्यादा लग रही थी उसको भी कंट्रोल करते हैं ताकि वो खाना कम खाए। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि इससे एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, तो ग्लूकोज इंसुलिन को टाइम मिलता है अपने ग्लूकोज के साथ उसको इंट्रासेलुलर ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये यूज किया जाता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स को। ठीक है, must be taken with the meal to prevent excessive post-prandial blood sugar glucose level elevation। ठीक है, आगे चलें जी, आगे चलें। कोई कंफ्यूजन जी? दादा तो कंफ्यूजन उस्मान? अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स। पढ़ा थोड़ा सा मुश्किल जा रहा होगा, नजर आ रहा है? ओके, सल्फोनाइलयूरेज जो है ये साइड इफेक्ट्स क्या है, इनके नुकसान। पहले तो हमने पढ़ लिया कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी क्लास के ड्रग्स हैं, देयर आर 4 क्लासेस। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हम इनके साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं। सल्फोनाइलयूरेज क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया करता है, हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स लेके आता है। हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या आएगा? आपके पास HbA1c डिक्रीज, सडन डिक्रीज होगी। ठीक है, नोजिया, एपिगैस्ट्रिक जो है ना फुलनेस, ब्लॉटिंग फील होगी। ठीक है, हार्ट बर्न होगा, में अदर कोई भी चीज फील हो सकती है। अब इसके अंदर बिगनाइट्स के अंदर मेटफॉर्मिन आती है, ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन क्या कर रही है कि वो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग करती है, सेम है, फुलनेस ऑफ एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग एक ही चीज है। नोजिया, क्रैम्प्स जो मरोड़ पड़ते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेसिकली
ये सबसे ज्यादा ये आपके जो जितनी भी ग्लूकोज है उसको होल्ड कर रहा है, उसको लिवर में ग्लूकोज को इंट्रासेलुलर ट्रांसफर होने में नहीं दे रहा, ग्लूकोज लिवर में आगे सर्कुलेशन में जाने नहीं दे रहा। तो क्या कर रहा है ये सारे का सारा उठा वापस गट में ले आता है, तो बार बार उसको जो है काम करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होगा, क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरिया होगा, क्योंकि आपके पास एक्सेसिव अगर इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं तो बार बार वो अंदर जो ग्लूकोज है वो हेल्प करते हैं, अंदर बैक्टीरियम जो हमारे इंटेस्टाइन पड़े हुए हैं ना, तो वो परसिस्टेंटली उसको खाएंगे तो वो और ज्यादा एक्टिव होंगे, तो वो डायरिया कॉज करेगा। मेटाबॉलिक टेस्ट आएगा, मेटाबॉलिक टेस्ट में आपके पास जब आप लोग ये खा रहे होते हैं मेटफॉर्मिन, तो आपने कभी मेटफॉर्मिन के पेशेंट को देखा हो उसके अंदर उनको स्वीट, जब वो बात करते हैं तो उनकी स्वीटनेस, उनकी स्वीट स्मेल होती है, ठीक है, अजीब सी स्वीट स्मेल होगी, मतलब स्मेल तो होगी लेकिन मुंह से उनकी स्वीट स्मेल आती है, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिक टेस्ट होगा, स्मेल आएगी। रिड्यूस विटामिन B12 लेवल्स को भी ये कम करते हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास खाली ग्लूकोज को नहीं लिवर में रोक रहा, बाकी साथ में B12 को भी रोक देता है, जिसकी वजह से आगे जो है B12 डेफिशिएंसी कॉज होती है, ठीक है। उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ग्लूकोज ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लूटलाइट्स करते हैं, डायरिया करते हैं, एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये थायरोजोलिडाइनीज जो है ये मॉडरेट वेट गेन कराते हैं, एडिमा होता है, माइल्ड एनीमिया होता है, हेपेटल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन तो हमने कंसीडरेशंस देखनी है उसको। अगर हम मेटफॉर्मिन दे रहे हैं तो उसकी कहना है कि मंथली B12 जो है ना अपना जरूर टेस्ट कराएं, अगर नहीं करा सकता फिर आप समझते हैं कि ही इज नॉट फ्रॉम द वेरी लिटरेट कल्चर, तो आपने उसको साथ में मल्टीविटामिन्स भी दे देने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको B12 की डेफिशिएंसी कॉज नहीं होगी, B12 डेफिशिएंसी की वजह से अपने एक बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसको भी रोकना है। नेक्स्ट कौन सा टेस्ट करते हैं B12 के लिए B12 भी होता है बेटा, B12 के लिए B12 डेफिशिएंसी का टेस्ट ही होता है, B12 इसका जनरल लेवल से किया जाए, ठीक है। आगे आ गया नर्सिंग कंसीडरेशंस, ठीक है। Nursing considerations में before giving any drugs that alter the glucose level, obtain these documents and obtain and document क्या करना है हमने, ये important है for the nursing। पहले जो पढ़ी है वो हर एक बंदा पढ़ रहा है, ये सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं। A thorough history, vital signs, glucose levels, HbA1c, ब्लड के अंदर आपको ये लास्ट 90 डेज का हिस्ट्री देता है कि पेशेंट की जो ग्लूकोज का एक्यूमुलेटेड लेवल रहा है वो क्या था, ठीक है। और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एंड ड्रग इंटरेक्शन, उसको पूछना है आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, कोई दो दवाई इकट्ठी खा ले तो उसका नुकसान तो नहीं है, इस तरह की चीजें आपने पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उससे जरूर पूछना है, ठीक है। ये नर्सिंग कंसीडरेशंस है। आगे चले। Yes. सर ये जो लास्ट वाला पेशेंट कॉम्प्लिकेशन और ड्रग्स का इंटरेक्शन, तो ये जो हम देते हैं मेटफॉर्मिन और ये सारे, ये तो दो बार पूरी सेम ही देते हैं, हाँ जी। तो किस पेज में देंगे और शुगर कितना होगा बच्चे, वो हम पोस्ट प्रेंडियल और प्रीप्रेंडियल के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट का जो बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है किसी मेडिसिन को, वो उसके ऊपर मैटर करता है। अब लेट्स सपोज आप कि 360 प्रीप्रेंडियल है, पोस्ट प्रेंडियल आ रही है 480, फास्टिंग उसकी 160 है, तो देयर इज समथिंग डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, थायरोजोलिडाइनेज देंगे, ठीक है, मेटफॉर्मिन नहीं देंगे। अब यहाँ पे अगर पेशेंट को परसिस्टेंटली एडिमा डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, ग्लूकोस्टेरॉइड्स जो है उनको इनहिबिटर्स जो है उनको हम रोक देंगे। इस तरीके से हम लोग पेशेंट की कंडीशन को देख के, उसके सिम्टम्स को, उसकी फिजिकल जो असेसमेंट होती है उसको देख के हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हमने कौन सी मेडिसिन उसको किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कौन सी रोकनी है। ये जो ड्रग इंटरेक्शन बता रहा हूँ ये किसी तरह का, देखें अब जो हम दो अगर इकट्ठी दवाइयां ले लें, अब देखें आपने टैबलेट, अब पेशेंट को जो जी था अल्सर था, गैस्ट्रिक अल्सर था, लेट्स टॉक अबाउट गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर था। अब आपने उसको कहा कि आप ऐसा करो टैबलेट डिस्प्रिन खा लो, सर दर्द हो रहा था उसको, अब आपने उसको डिस्प्रिन दे दी। डिस्प्रिन में क्या होता है, एस्प्रिन। अब एस्प्रिन ने क्या किया जाके, एस्प्रिन बेसिकली क्या है,
बाय नेचर क्या है ये एंटीकोगुलेंट है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है उसने जो है इतना सीवियर था कि उसकी वजह से वहां की वेसल्स जो थी वो बेयरली अपने आप का जो ब्लड था वो रोक के बैठी हुई थी। ये वहां गया, उसने जाके उनकी जो है वेसल्स के ऊपर जो जितना भी क्लॉट बने हुए थे उनको खोल दिया, तो ब्लीडिंग हो गई। तो अब देखिए ये इंटरेक्शन हुआ गैस्ट्रिक अल्सर के साथ, ठीक है। इसी तरीके से ड्रग इंटरेक्शन कराएं। अब ये ले रहे हैं, अब लेट्स सपोज हम साथ में एक पेशेंट था जी, वो मेडिसिन खा रहा है घर पे उसको लोपरिन चल रही है। तो हमारे जैसे जो है एक क्लिनिक पे गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रही है, मैं दिल का भी मरीज हूं पर मुझे दर्द हो रही है सर में, तो मैं कौन सी दवाई खाऊं? उसने उठाकर उसको एस्पिरिन दे दी। उसको कहा कि आप ऐसा करें, सर दर्द है तो एस्पिरिन एक गोली जो है ना आप पानी में मिला के पी जाए। अब वो क्या हुआ कि जब वो लोपरिन ले रहे थे, फिर कब करें वो क्यों? अच्छा, अब वो जो लोपरिन और एस्पिरिन ले रहे थे, अब 75 मिलीग्राम एस्पिरिन थी, अब उसके बाद ये जो है 300 मिलीग्राम एक गोली ले ली। नॉर्मल वो ले रहा था 75 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम उसके साथ 370 उसने डोज ले ली, तो उसका नुकसान क्या होगा? डबल होगी कि मल्टीप्लाई कितनी दफा होगी? ये ओवरडोज हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स एक्स्ट्रा ले ली उसने, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। तो हमने इसलिए उसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन और ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन पूछना है कि आप तो पहले दवाई तो नहीं ले रहे थे तो वो कौन सी थी, और उसको अगर आप लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है तो मेड्सकेप पे जाओ, गो टू द मेड्सकेप एंड उधर जाके लिखो लोपरिन, उसके सारे के सारे उसमें नीचे लिखा होता है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन की एक पूरा स्लाइड है, उसको ओपन करो, उसके अंदर हर चीज की लिस्ट आ जाएगी, इतने परसेंट ये इसके साथ इंटरेक्शन करता है, इतने परसेंट ये इसके साथ करता है, पूरी लिस्ट है, तो यू कैन फाइंड आउट देयर। सर हमने एंटीबायोटिक में इस तरह पढ़ा था कि जो पेनिसिलिन है वो उसके साथ दे सकते हैं, सेफालोस्पोरिन के साथ दे सकते हैं, या माइनोमेट के साथ इस तरह इंटरेक्शन पता है सर कि ये जो है एक दो सेल दे सकती है, मतलब जो बेटा ये सारी की सारी दवाइयां एक दूसरे के साथ कोई इनका डिफरेंट इंटरेक्शन नहीं है। मैंने अपने अम्मी को चारों क्लासेस की मेडिसिन भी चलाई है एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाई जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पेशेंट विल रिएक्ट, ठीक है। वो आप जब एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, और उसके साथ फिर आपने उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कवर लेवल पे जाकर कवर करना होता है, व्हिच इज फॉर डिफरेंट थिंग फ्रॉम दिस फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये हमने डिजीज ओरिएंटेड फार्माकोलॉजी है। अब डिजीज ओरिएंटेड के अंदर हम जो मेडिसिन दे रहे हैं हम सिर्फ उनकी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज नीचे आ गए, अब देखो यहां पे सल्फोनाइलयूरेज क्या काम कर रहा है? सल्फोनाइलयूरेज क्या कर रहा है? इंसुलिन सिक्रीशंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसका किसी और ड्रग से साथ अभी बीटा सेल से साथ प्रेजेंट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी करता है टिश्यूज की, ताकि वो इंसुलिन को रिएक्ट कर सके, ठीक है। अब यहां पे देखिए थायराइड जो है, ये क्या थायराइड क्या कर रहा है? ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है, ये भी वही सेम काम कर रहा है, लेकिन इसका इंटरेक्शन जो होगा, इसके जो फेज ऑफ मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट टिश्यूज के ऊपर है, जबकि उसका डिफरेंट के ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद इंसुलिन सेंसिटाइजेशन करता है, स्केलेटल मसल में ग्लूकोज को इनहिबिट करवाता है, ठीक है। अब ये यहां पर डिफरेंट आ गया इसका स्ट्रक्चर उससे, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यहां पे बायोकिनेट्स क्या कर रहे हैं? बायोकिनेट्स क्या कर रहे हैं जी? ये सीधा लिवर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन ही नहीं होने दे रहे। अब ये उससे और डिफरेंट क्लास है, कोई भी क्लास उसको देखें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अगर वो मैकेनिज्म एक्शन उसका सिमिलर है तो आप नहीं दे सकते, जबकि यहाँ पे आपकी ये भी डिफरेंट है, अल्फा भी डिफरेंट है, ऊपर वाले दोनों डिफरेंट थे, सो वी कैन गिव एनी वन ऑफ देम विद एनी वन ऑफ इट, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, दे सकते हैं, चलाई जा सकती है, डिपेंड करता है हाउ पेशेंट विल रिएक्ट। पोस्ट प्रेंडियल है, प्री प्रेंडियल है, बीएसएफ कैसी है, बीआरएस कैसी है, सोने से पहले कैसी थी, उसके बाद सुबह जब जागा है उस वक्त क्या थी, इसके लिए पूरे सेशंस के हम शुगर चेक करते हैं, उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? अब समझ में आ गया? चलो आगे चले बेटा। सर
ये आपने कहा कि जब 360 और 480 का आ जाएगा सर, इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे? बच्चे ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया था कि इसमें हम लोग डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है आप पेशेंट ने रिएक्ट कैसा किया है। अगर 300,004 अब ये प्री प्रेंडियल आ रही है या पोस्ट प्रेंडियल आ रही है तो उसके ऊपर हम देखेंगे जी प्री प्रेंडियल है तो इसका मतलब हमें जो है ना यहाँ पे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिलेड एब्जॉर्प्शन कराएगा, स्लो रिलीज होगा तो पेशेंट को उतनी स्लोली ग्लूकोज मिलती रहेगी और इंसुलिन मिलती रहेगी, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस होती रहेगी, उसके साथ कवर होता रहेगा पेशेंट को खाने के लिए भूख, क्योंकि ये प्री प्रेंडियल आई है। प्री प्रेंडियल मुराद के खाना खाने से फौरन पहले थी, तो उस वक्त उसकी बॉडी ने रिस्पांस किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, हमने सिर्फ उसको स्टिमुलेट करते रहना बार-बार। क्या करें हम डिलेड एब्जॉर्प्शन कराएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, फूड थोड़ा सा जाएगा, इंसुलिन कवर करेगी, फिर फूड थोड़ा सा जाएगा, फिर इंसुलिन कवर करेगी। इसी तरीके से हम जब पोस्ट प्रेंडियल कर रहे हैं तो पोस्ट प्रेंडियल के अंदर हमें कौन सी दवाई देनी है वो हम देखेंगे कि हमें अब ये 480 आ रही है तो इसका मतलब ये 2 घंटे के बाद आ रही है, इसका मतलब जो हाइपर ग्लूकोज तो है मौजूद, इंसुलिन भी मौजूद है, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है, तो हाइपर सेंसिटिविटी हमने जो है क्रिएट करनी है ताकि वो जो रिजिड एब्नॉर्मलिटी है उसकी एडिपोज टिश्यूज की उसको कम कर सके। तो उसके लिए हम लोग जो है जाके थायरोलाइड से लेंगे। समझ आ गई बात की? अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा, अभी भी है तो बताओ। नेक्स्ट, बिफोर गिविंग एनी ड्रग्स हमने जो है ना ग्लूकोज लेवल चेक करने हैं, देयर आर टू द ग्लूकोज लेवल। कोई भी दवाई दे रहे हैं, बीइंग अ नर्स आप लोग आपके पास हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है तो आपने क्या करना है, असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू कंज्यूम फूड। उसने देखना है कि वो खाना खा भी सकेगा कि नहीं। दवाई दिए जा रहे हो और पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो गया, देयर इज अ चांस, तो आपने उसको देखना है। उसके बाद असेस फॉर नोजिया और वोमिटिंग। इफ देयर इज अ पेशेंट उसको नोजिया वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको तो वो फिर ओरली तो वो कर ही नहीं सकता ग्लाइसेमिक कंट्रोल, क्योंकि सारा जो भी होगा वो उठा के बाहर फेंक देगा। Hypoglycemia may be the problem if anti-diabetic agents has been given and the patient did not take. उसको दिए गए कि आप खा लें, उसे यूं किया, पीछे फेंक कर पानी पी गया, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है, उसको भी आपने देखना है, ठीक है। If a patient is NPO, पेशेंट NPO और आप कह रहे हैं दवाई खाओ, जिस तरह वो पुरानी कहानी में था कि मरीज सोया हो, मरीज को उठा के कहते नींद की गोली खा लो, तो आपने उसको भी ख्याल करना है कि आपने ये और कभी नहीं करना, ठीक है। Next, and keep in mind that overall concerns for any diabetic patient increase when the patient is under stress. Patient under stress होगा तो definitely patient के जो हार्मोन्स होंगे वो excessive release होंगे या decrease होंगे, ठीक है। Has an infection में septicemia में क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो ग्लूकोज बहुत तेज से निकलेगा और हाइपोग्लाइसेमिया शॉक बन जाएगा। Has an illness और trauma, अगर कोई illness है, trauma है तो पेशेंट का ब्लड रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो illness है वो भी इन्फेक्शन में आ गई। प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर क्या होता है कि हमें ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए हम उन दिनों में पेशेंट को कहते हैं कि अपनी ग्लूकोज जो है ना उसकी रूटीन बनाएं और उसके हिसाब से फिर उसकी हम जो होती है एजेंट्स होते हैं, एंटीडायबिटिक एजेंट्स, मतलब दवाइयाँ जो है उनको कम करते हैं, ठीक है। ये हमारी नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। Thank you. When insulin is ordered, correct route, correct type of insulin, timing of dose, correct dosage, ठीक है, insulin order and prepared the dosage and second check with another nurse. जब भी आप इंसुलिन दे रहे हैं तो करेक्ट रूट देखिए कौन सा है, इंसुलिन टाइप कौन सी देनी है, ठीक है, टाइमिंग ऑफ डोज क्या होगी, सर डोज है, थैंक यू। टाइमिंग ऑफ डोज, करेक्ट डोजेज जो है वो देखनी है हमने, और इंसुलिन ऑर्डर एंड प्रिपेयर्ड डोजेज एंड सेकंड चेक विद अनदर नर्स, उसको रीवेरीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस हैं? Yes, sir. चाय पी लो जिसने पीनी है। टाइप 2 में हम इंसुलिन नहीं देते हैं। टाइप 2 में देते हैं इंसुलिन, जब आपका कोई भी काम नहीं कर रहा तो आप इंसुलिन भी जाएंगे। टाइप 2 में जब हमारे पास कोई भी ड्रग नहीं काम कर रहा, सेंसिटाइजेशन नहीं हो रही है, कोई भी जो एडिपोज टिश्यू रिजिड हो चुके हैं, हमें
ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है या आइलेट सेल्स या बीटा सेल्स इंसुलिन बना ही नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल ही बहुत कम बना रहे हैं, बनाते तो हैं लेकिन वो 1-2 इंसुलिन आप लोग बनाते हैं, हमें जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें वहाँ पे ज़्यादा इंसुलिन चाहिए तो हम इंसुलिन बाहर से ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। Akhirnya